ये मुसलमानों की ज़बान भी नहीं है। अगर मुसलमानों की ज़बान होती तो केरला के लोग तमिल बोलते हैं, मुसलमान तमिल नहीं बोलते। तमिलनाडु के लोग तमिल बोलते हैं। आनंद नारायण मुल्ला, उनका तखल्लुस ही मुल्ला था, उर्दू की वजह से वो मुल्ला हो गए। ये पाकिस्तान की भाषा नहीं है। ये तो पाकिस्तान ने बाद में जब देश बंटवारा होगा तो पाकिस्तान ने इसको निर्यात किया है। पार्लियामेंट का माहौल खुशगवार बनाना हो, खूबसूरत बनाना हो, आनंदमयी बनाना हो तो उर्दू का सहारा ले आता है। उर्दू से तो नफरत या तो दिमागी पागल करेगा या भाषाओं को, जबानों को समझता ना हो वो करेगा। ये नफरत एक बीमारी है और बीमारी का मतलब बर्बादी, जिस्म को बर्बाद कर देती है, मुआशरे को, समाज को बर्बाद कर देती है। भाषाओं का, बोलियों का तहफ़्फ़ुज़, प्रोडक्शन, चाहे वो कोई सी भाषा हो, कोई सी भाषा हो, उनको प्रमोशन ताकि वो मिट ना जाए। योगी आदित्यनाथ साधु है, वो संत है कहते अपना पहले। उनका रवैया बड़ा खराब था और वो एकदम हाइपर हो गए, गुस्से से लाल पीले हो गए और उन्होंने कहा उर्दू, तुम अपने बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाते हो, ये पढ़ाते हो, और दूसरों के बच्चों को इस तरह उन्होंने रखकर कहा मुल्ला बनाना चाहते हो, मौलवी बनाना चाहते हो। उसके जहन में इस तरह का नफरत का जहर किसने भर दिया? कैसा नफरत का जहर भरा हुआ है? उर्दू के बारे में, उर्दू पढ़ के लोग कठमुल्ला होते हैं। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, मैं हूं कमर अहमद। दोस्तों, आज हिंदुस्तान के अंदर उर्दू को लेकर के जिस तरह से कई सवालात खड़े हुए हैं, कई लोग कहते हैं कि उर्दू बाहर की ज़ुबान है, कई लोग कहते हैं कि उर्दू मुसलमानों की ज़ुबान है। लेकिन उर्दू किसकी ज़ुबान है, उर्दू कहाँ से आई है, उर्दू असल में है क्या, और उर्दू से प्यार लोग करते क्यों हैं और उर्दू से नफ़रत क्यों करते हैं, इन सब सवालों के जवाब मैं आज हमारे साथ मौजूद मेहमान जनाब डॉक्टर अतर इलाही साहब से लूँगा। सर, ये आज के दौर में कहीं ना कहीं हर चीज़ में एक नफ़रत को कहीं ना कहीं घोलने की जो कोशिश रही है, और यहाँ तक हद, क्योंकि 2 दिन पहले योगी आदित्यनाथ सीएम है उत्तर प्रदेश के, उनकी ज़ुबान से जिस तरह से उर्दू को लेकर के एक नफ़रत भरा बयान मैं कह सकता हूँ कि जो लोगों के अंदर भेदभाव और बांटने वाला बयान मुझे लगा, उसको लेकर के बहुत से लोग विचलित हुए। और उसी कड़ी में हम जैसे लोग भी कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि ज़ुबान ज़ुबान होती है, उसका वतन से जो लोग धार्मिक तौर पे उसको सोचते हैं, कहीं ना कहीं वो उन ज़ुबानों को भी बांटने की एक तरह से कोशिश में है। क्या ये बट पाएगी? क्या उर्दू यहाँ की ज़ुबान नहीं है, या जो उर्दू से, हिंदी से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, क्या उससे उनको तकलीफ़ नहीं हुई होगी? क्यों ऐसे ज़िम्मेदार लोग नहीं सोच पाते हैं? सबसे पहले तो कौर भाई, आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इस लायक समझा, इंटरव्यू के लायक, और आपने मुझसे सवाल किया तो आपका इस्तकबाल है, शुक्रगुजार हूँ मैं। आपने सवाल किया उर्दू के ताल्लुक़ से कि उर्दू ज़बान क्या हिंदुस्तान में पली बढ़ी, हिंदुस्तान में पैदा हुई है या बाहरी ज़बान है, या इससे लोग नफ़रत या मोहब्बत क्यों करते हैं? तो कमर भाई, आपने जैसा जिक्र किया कि अभी कुछ दिनों पहले यूपी असम्बली में एक बजट पेश हो रहा था, उसके दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ जी बयान दे रहे थे, तो उसमें भाषाओं के बारे में कुछ बात चल रही थी, भाषाओं को तरक्की देने, उन्नति देने के लिए। तो उसमें अवधी, मैथिली, बुंदेलखंडी वगैरह को प्रमोशन देने की बात थी। उसमें किसी सदस्य ने, शायद समाजवादी पार्टी के किसी लीडर ने कहा कि उर्दू को भी विकास की बात की जाए, उर्दू के लिए भी कोई बजट रखा जाए। तो उस पर सीएम हमारे यूपी के योगी आदित्यनाथ, साधु हैं, वो संत है कहते अपना पहले। उनका रवैया बड़ा खराब था और वो एकदम हाइपर हो गए, गुस्से से लाल पीले हो गए और उन्होंने कहा उर्दू, तुम अपने बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाते हो, ये पढ़ाते हो, और दूसरों के बच्चों को इस तरह उन्होंने रखकर कहा मुल्ला बनाना चाहते हो, मौलवी बनाना चाहते हो, कठमुल्ला बनाना चाहते हो, उर्दू पढ़ा के कठमुल्ला। तो इससे अंदाज़ा होता है कि एक संत कहा जाने वाला आदमी, उसके जहन में इस तरह का नफ़रत का जहर किसने भर दिया? कैसा नफ़रत का जहर भरा हुआ है? उर्दू के बारे में, उर्दू पढ़ के लोग कठमुल्ला होते हैं। ब्रज नारायण चकबस्त, रघुपति साहेब फिराक गोरखपुरी और कृष्ण बिहारी नूर, चंद्रभान ख्याल, गुलजार दहलवी, ये सब के सब पंडित ब्राह्मण और कौन कौन से लोग थे। और जिसको इन्होंने कठमुल्ला कहा, एक बहुत बड़े ब्यूरोक्रेट
उर्दू के बहुत बड़े शायर, उर्दू के जरिए से IAS IPS बनने वाले आदमी, आनंद नारायण मुल्ला, उनका तखल्लुस ही मुल्ला था, उर्दू के वजह से वो मुल्ला हो गए क्या? तो ये भाषा ब्रज नारायण चकबस्त की है, रघुपति साय फराक गोरखपुरी की है, ये मोहब्बत की ज़बान है, प्यार की ज़बान है। पार्लियामेंट में सुषमा स्वराज यहाँ की मुख्यमंत्री रही, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रही, वो शेर व शायरी करती थी पार्लियामेंट में। और जब पार्लियामेंट का माहौल खुशगवार बनाना हो, खूबसूरत बनाना हो, आनंदमयी बनाना हो, तो उर्दू का सहारा ले आता है। उर्दू से तो नफरत या तो दिमागी पागल करेगा, या भाषाओं को, जबानों को समझता ना हो वो करेगा। उर्दू कमर भाई बाहर से नहीं आई है, यही पली बड़ी है, ये यहीं पर इसने जन्म लिया, ये भारत की ज़मीन से पली बड़ी है। और इसके फाउंडर हिंदुस्तान की मुश्तरका तहजीब, सांझी विरासत के जनक अमीर खुसरू हैं, अमीर खुसरू। और उस वक्त ये इसका नाम उर्दू नहीं था, हिंदवी था, हिंदुस्तानी हिंदवी था, या रेख्ता, या बाद में मुगलों के दौर में उर्दू मुअल्ला के नाम से कहलाई। तो ये बड़ी आला दर्जे की ज़बान है, भाषा है। और उर्दू हिंदी दो बहनें हैं, सगी बहनें हैं, इनमें कोई भेदभाव नहीं है। ये पाकिस्तान की भाषा नहीं है, ये तो पाकिस्तान ने बाद में जब देश बंटवारा होगा तो पाकिस्तान ने इसको निर्यात किया है, इंपोर्ट किया है इसको। उनकी ज़बान तो पंजाबी और सिंधी वगैरह है, और ये मुसलमानों की ज़बान भी नहीं है। अगर मुसलमानों की ज़बान होती तो केरला के लोग तमिल बोलते हैं, मुसलमान तमिल नहीं बोलते। तमिलनाडु के लोग तमिल बोलते हैं, उर्दू बोलते हैं, वो उर्दू नहीं। तो इसका मजहब से, धर्म से कोई लेना देना नहीं। भाषाएं होती हैं, जो जिस इलाके में रहता है, जिस रीजन में होता है, उस रीजन की भाषा होती है, बोली जाती है। कई लोग असल में इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन मुझे लगता है होता है कि उर्दू, क्योंकि लिखने का जो अंदाज है वो कहीं ना कहीं अरबी से उसका जो है सिलसिला चलता है, क्योंकि जिस रुख से अरबी लिखी जाती है उस रुख से उर्दू भी लिखी जाती है। लेकिन ये कहीं ना कहीं उर्दू के साथ जो मैं समझता हूँ भेदभाव ये सोच करके किया जाए कि मुस्लिम ज़ुबान है, तो मैं समझता हूँ हिंदुस्तान में जो इस तरह से ज़ुबान, चाहे मुंशी प्रेमचंद की अगर बात करें, चाहे वो अकबर इलाहाबादी की बात करें, मिर्ज़ा गालिब की बात करें, या अल्लामा इकबाल की बात करें, तमाम मीर तकी मीर की बात करें, तमाम ऐसे लोग जिन्होंने उर्दू को असल में सही मायने में सींचा है। और हिंदुस्तान के अंदर उर्दू कहीं ना कहीं मेरठ से सुनने में आया है। पता लगा कि जब रिसर्च करेंगे तो मालूम होगा कि मेरठ से कहीं ना कहीं इस ज़ुबान को शुरुआत हुई। लेकिन अभी जो माहौल है, क्या हर चीज़ को एक तरह से मुस्लिमों से कनेक्ट करके उसको ख़त्म करने का एक बीड़ा कहीं ना कहीं लोग उठा के इस तरह से बात कर रहे हैं, और बात जो है यहाँ तक कि वो पार्लियामेंट में भी बात हो, संसद में, विधानसभा में उसको लेकर के चर्चा हो। क्या अपनी इस ज़ुबान को, क्या इसको बढ़ाने में जो मुआशरा है, जो ख़ास तौर पे जो कौमी लोग हैं, जो इस तरह से पंजाबी, उर्दू, मलयालम, असमी, तेलुगु या संस्कृत, इन जितनी भाषाओं को क्या बढ़ावा नहीं मिलना चाहिए? इसको ख़त्म करने के लिए क्या कमेंट ज़रूरी है या इसको बढ़ाने के लिए ज़रूरत है? देखिए, ज़बानों का तहफ़्फ़ुज़, उनका प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है। भाषाओं का, बोलियों का तहफ़्फ़ुज़, प्रोटेक्शन, चाहे वो कोई सी भाषा हो, कोई सी भाषा हो, उनको प्रमोशन, ताकि वो मिट ना जाए, वो ज़िंदा रहना चाहिए। आपने कहा कि प्रमोशन उनका ज़रूर होना चाहिए, हर हाल में होना चाहिए। बहुत सी बोलियां ख़त्म हो गई उनका तहफ़्फ़ुज़ ना होने की वजह से, प्रोटेक्शन ना होने की वजह से। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। मेरे फादर अनपढ़ आदमी थे, किसान आदमी थे, और कोई ख़ास मौका होता था तो वो अपने इलाके की बोली बोलते थे। और हमारे इलाके में जो बोली बोली जाती है वो खड़ी बोली है, और उर्दू भी खड़ी बोली और गुजरी से और ब्रिज का मिश्रण है, उससे मिक्सर है उसमें। और आपने कहा कि ये मेरठ के इलाके, ठीक है, दिल्ली के आसपास इलाके में ये पली बड़ी। लेकिन मैं आपके सामने बहुत अहम बात कर रहा हूँ। इस ज़बान का खमीर मैं समझता हूँ कि मुझे फ़ख्र है, गर्व है अपने इलाके पर कि ये मेरे इलाके से पैदा हुई, और वो ब्रिज का इलाका है, आगरा, मथुरा वगैरह का इलाका, जिसमें एक ज़िला कासगंज पड़ता है, अलीगढ़ के बराबर, जहाँ हज़रत अमीर खुसरू रहमतुल्लाह अलैह पैदा हुए, पटियाली में। उस वक्त उसका नाम मोमिनाबाद था। वो वहाँ 31-32 साल की उम्र तक रहे। उनकी माँ दिल्ली से ब्याह कर अमीर सैफुद्दीन उनके वालिद थे, उनके साथ ये तुर्क बादशाह थे, कुतुबुद्दीन ऐबक, शमसुद्दीन अल्तमश, रियासुद्दीन बलबन वगैरह के ज़माने में। वो लाचीन तुर्क से आए, जब चंगेज़ खां के हमले हुए तो वहाँ से लोग काफ़िले में चले आए इधर हिंदुस्तान की तरफ।
और यहाँ पर आके वो रह गए और इत्तेफाक से भाषाई बन गए वो। तो उन्होंने भाषाओं को अडॉप्ट किया और आगे बढ़ाया। उनकी ज़बान तो तुर्की थी या फारसी थी। और फिर उसके बाद जब उनके दरबार से अमीर खुसरू वाबस्ता हो गए, उनके वालिद थे, तो उन्होंने वहाँ पटियाली में किला बनाया, जिला कासगंज में है, लेटा में था वो। तो वहाँ उनकी माँ रही दौलत नाज, और उनके वालिद दौलत नाज के यानी अमीर खुसरू के नाना एक गैर मुस्लिम राजपूत थे और राजा थे वो। इमादुल मुल्क रावल उनका नाम था, इमादुल मुल्क रावल। उनकी बेटी दौलत नाज मुस्लिम थी, तो उनकी जो भाषा यहाँ की थी वो ज़ाहिर है बच्चा बोलेगा वैसे ही। तो अमीर खुसरू को जो ज़बान बाप से मिली थी वो तुर्की और फारसी थी, और माँ से जो मिली वो हिंदी या हिंदवी या संस्कृत या हिंदुस्तानी भाषा थी। तो उन दोनों को मिश्रण से वो उर्दू की कहीं ना कहीं उर्दू की एक शुरुआत हुई, और वो इसमें कहीं ना कहीं अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह का बड़ा हाथ रहा है। और मैं समझता हूँ ऐसे जो पुराने लोग हैं आज भी हिंदुस्तान के अंदर, मैं सोचता हूँ अगर 50 साल पीछे अगर जाएं तो पंजाबी हो या जितने भी हिंदू हो या मुस्लिम हो, सभी ने उर्दू में ही खिताबत की है। सभी ने जो जितनी भी बातचीत का ज़रिया हो या फिर लिखा पढ़ी का जो भी साधन रहा हो वो उर्दू में ही रहा था। लेकिन मैं एक चीज़ जानना चाह रहा हूँ, आज़ादी के बाद उर्दू क्योंकि बहुत बड़े लेवल पे और अच्छे तरीके से चल रही थी लोगों के दिलों में भी और दफ्तरों में भी, लेकिन ऐसा क्या हुआ इन 70 सालों में कि उर्दू को आज जो है कहीं ना कहीं मुस्लिम कम्युनिटी का हो या गैर मुस्लिम हो, वो उर्दू को बिल्कुल भी अपने बच्चों में कहीं ना कहीं, मुझे लगता है जहाँ तक मेरा ख्याल है, योगी आदित्यनाथ के बयान को बिल्कुल सिरे से नकारना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उनके बयान में कहीं ना कहीं ये बात भी सच्चाई थी कि उर्दू को आज अगर आप पढ़ा रहे हो तो उर्दू को वो लोग पढ़ रहे हैं जिनको कि कहीं ना कहीं मौलवियत या इमामत या कहीं ना कहीं जो मदारिस में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको ही कहीं ना कहीं पढ़ाने के लिए लोग जिम्मेदारी तक महसूस कर रहे हैं कि उनको पढ़ना चाहिए उर्दू। क्या वो लोग जो कैपेबल हैं, जो लोग आज मुआशरे में बड़े मजबूत हैं, उनके पास पैसा है, दौलत है और बड़ी हायर एजुकेशन में अपने बच्चों को लेकर के जाते हैं, क्या वो बच्चे उर्दू पढ़ पा रहे हैं? क्या आज यूनिवर्सिटी में जाकर के बच्चों से सवालात करें, क्या वो बच्चे उर्दू की तरफ तवज्जो है उनकी, और क्यों नहीं है? मतलब मैं ये जानना चाहता हूँ। बड़े अहम बात कही है, अच्छा सवाल किया है आपने। असल में बात करने का इंटेंशन देखा जाता है किस मौके पर किसने क्या बात मैं कही। समझ सकता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मैं कह रहा हूँ कि वो बात वो उस मौके की नज़ाकत को देखते हुए सही नहीं है, ना हो शायद, लेकिन वो थी तो सच्चाई। नहीं, वो सच्चाई नहीं थी। उर्दू के ज़रिए से इस देश में बहुत सारे IAS IPS हुए हैं। उर्दू एक भाषा है। ये बदनसीबी है कि जो लोग बहुत सारे हमारे मुसलमानों में जो उर्दू की रोजी रोटी कमा रहे हैं और अपने बच्चों को उर्दू नहीं पढ़ाते हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूलों में भेजते हैं, ये बात ठीक है आपकी, लेकिन भाषाओं की मर्यादा होती है, ज़बानों का एहतराम होता है। उर्दू को कठमुल्ला कह के पुकारना, ये तो दिमाग की बीमारी है ना, जो नफरत दिमागों में भरी हुई है। जो भरी है किसने? ये नफरत एक बीमारी है, और बीमारी का मतलब बर्बादी, जिस्म को बर्बाद कर देती है, मुआशरे को, समाज को बर्बाद कर देती है। नफरतों से कभी तरक्की नहीं होती, मोहब्बतों से तरक्की होती है। और एक इतने बड़े अहम ओहदे पर रहने वाला शख्स इस तरह की भाषा इस्तेमाल करे, ये उसकी जहनी बीमारी की तो अलामत है। ये बदनसीबी की बात है कि इतनी मीठी और शीरीं जबान, जिसको ब्रज नायन चकपस्त, रघुपति साहेब फिराक गोरखपुरी। अब मैं आपको 2 शेर सुनाता हूँ। रघुपति साहेब फिराक गोरखपुरी साहब के, जो गोरखपुर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। मुंशी प्रेमचंद साहब उर्दू में उपन्यास लिखते थे, उर्दू में नावल। वो कहते हैं, गुरूर व जहल ने हिंदोस्तान को लूट लिया। रघुपति साहेब फिराक गोरखपुरी। गुरूर व जहल ने हिंदोस्तान को लूट लिया, बजुज निफाक के अब खाक भी वतन में नहीं। तो जब तक सरकारें भाषाओं को प्रमोशन नहीं करेंगी, तरक्की नहीं देंगी, फंड नहीं करेंगी, रोजी रोटी से नहीं जोड़ेंगी, तब तक वो कैसे तरक्की करेंगी? लेकिन डॉक्टर साहब एक सवाल और है, जो कि मैं वीडियो ज़्यादा लंबी भी नहीं करूँगा, और मेरा मकसद ये है कि अब मान लीजिए आज़ादी के बाद सत्ता में रहने वाली पार्टियाँ, चाहे वो कांग्रेस हो या फिर दीगर पार्टियाँ रहीं, उसके अलावा दिल्ली के अंदर अगर 11 साल की बात करें आम आदमी पार्टी की, दिल्ली के अंदर 900 कुछ जो पद अभी जो है इसी सरकार में, आम आदमी पार्टी की सरकार में, उर्दू स्कूलों में, बल्कि सरकारी स्कूलों में भरे जाने चाहिए थे। उन स्कूलों में टीचर तक अवेलेबल नहीं कराए गए।
और एक सवाल बहुत बड़ा है, मैं आपको बता दूं, असल में जो बच्चे एडमिशन के लिए जाते हैं मुस्लिम कम्युनिटी से ख़ास तौर पे, कि उनको अगर ये उर्दू सब्जेक्ट चाहिए होता है, तो वहाँ के टीचर या प्रिंसिपल ये कह करके उनको टाल देते हैं कि अभी हमारे पास बच्चे कम हैं उर्दू के, इसलिए हमने टीचर अपॉइंट नहीं किया है। बच्चे जिस दिन 10 कम से कम हो जाएंगे उर्दू के, उस दिन हम टीचर अवेलेबल करा देंगे, और फिलहाल के लिए आप कोई और सब्जेक्ट ले लें, संस्कृत ले लें, पंजाबी ले लें या दूसरी भाषा ले लें, लेकिन उर्दू अभी ना लें क्योंकि हमारे पास टीचर नहीं है। अब वो बताइए आप मुझे कि वो बच्चा जो कि सिंगल बच्चा जा रहा है पेरेंट्स के साथ में, उसको कैसे पता लगेगा कि 10 बच्चे कब तक होंगे, या 10 लोगों ने डिमांड की है तो उनको कैसे करके इकट्ठा पेरेंट्स इकट्ठे हों। 10 लोग अगर पता लगे पेरेंट्स को कि हाँ उसने भी उर्दू मांगी है, उसने भी मांगी है, तब जाके वो शिकायत कर सकते हैं। लेकिन उनको पता ही नहीं लगता कि टीचर अवेलेबल, मतलब बच्चों को ज़रूरत है और सब लोगों को, लेकिन टीचर अवेलेबल नहीं है। तो इस चालाकी से कहीं ना कहीं उर्दू को ख़त्म करने की कोशिश जो रही है, क्या खाली बीजेपी जिम्मेदार है इसके लिए या बाकी पार्टियां जिम्मेदार नहीं है? अच्छा सवाल किया आपने। इसके लिए बीजेपी ही नहीं, सारी पार्टियां जिम्मेदार हैं। अब आपने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार 11 साल रही और उसके दौर में 900 वैकेंसी उर्दू की निकली। ये एक तारीखी हैसियत की हामिल बात कही है आपने। नहीं, 900 वैकेंसी उर्दू की निकली नहीं, नहीं निकली थी लेकिन भरी नहीं गई है, वो उर्दू टीचर नहीं आ पाए। मेरी बात पूरी करने दीजिए। ये खुशाइंद बात थी कि हिंदुस्तान, आज़ाद हिंदुस्तान की तारीख में दिल्ली में पहली बार इतनी बड़ी उर्दू की वैकेंसियां निकली 900। लेकिन उन्होंने जो शर्तें लगाई, ग्रेजुएट प्लस ट्रेंड टीचर, उसके बाद सीटेट वगैरह, ये शर्तें लगा के उसको बर्बाद कर दिया गया। ये तो जानबूझ के, चालाकी तो यही थी ना कि उसको ये करती आई है सरकारें। कांग्रेस ने मुनाफिकत की है, कांग्रेस तो सबसे बड़ी मुनाफिक पार्टी रही है। मुंह में राम बगल में चुरूस कराया, मुसलमानों को सबसे ज्यादा बर्बाद करने में उसका हाथ रहा है, उसका हाथ रहा है मुसलमान। कांग्रेस ने तो जो जख्म दिए हैं वो तो भर ही नहीं पाएंगे। ये तो मुनाफिक पार्टी है। और ये पार्टी मुल्क के बंटवारे से पहले, आज़ादी से पहले तो सरकारी ज़बान उर्दू थी। उर्दू का एक, अंग्रेजों ने बाकायदा फोर्ट विलियम कॉलेज कायम किया था कलकत्ता में, और उर्दू का जो सबसे बड़ा आशिक था उस जमाने में वो जॉन गिलक्रिस्ट था। जब वो हिंदुस्तान से गया तो लंदन में उसने एक उर्दू का कॉलेज कायम किया, आज भी है उसका नाम से, जॉन गिलक्रिस्ट। तो उर्दू के साथ ये हुआ कि वो मशहूर शेर है ना कि सब मेरे चाहने वाले हैं और मेरा कोई नहीं, मैं भी इस मुल्क में उर्दू की तरह रहता हूँ। तो उर्दू के चाहने पार्लियामेंट में तो ये बोलेंगे अपने तकरीर में वजन पैदा करने के लिए, अपने आप को फेमस करने के लिए। ये बेशरम उसको तरक्की नहीं देंगे, इसको प्रमोशन नहीं देंगे। ये कौमी काउंसिल बराए फरोग़ ज़बान है, बिल्कुल बर्बाद कर दिया पूरे इदारे को। जितने इदारे हैं सब चौपट हो गए हैं। मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाउंडेशन जो एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए थी, मुसलमानों का फंड उसमें होता था, खत्म कर दिया गया वो सब। तो ये अच्छी चीज़ नहीं है और ये ख़राब चीज़ है, ये नहीं होना चाहिए। बल्कि दुनिया भर की ऐसी चीज़ें मुस्लिम कम्युनिटी के लिए, खासतौर पर माइनॉरिटी कमीशन से लेके वक्फ बोर्ड से लेके तमाम ऐसे इदारे, ऐसे सिस्टम बनाए गए, लेकिन वो कहीं ना कहीं उर्दू को ख़त्म करते हुए चले गए और उस पर किसी ने भी गौर ही नहीं करा। और ख़ास तौर पर जिम्मेदारी उन लोगों की भी बनती है जो लोग उर्दू चिल्ला तो रहे हैं, हम जैसे लोग हों या समाज के जो लोग हैं, असल में कहीं ना कहीं जो जिम्मेदार हैं। उर्दू चिल्लाने से उर्दू नहीं बढ़ने वाली है। उर्दू जब तक अपने बच्चों में, कम से कम अपने घर के बच्चों में खुद से शुरुआत ना की जाए तो उर्दू बढ़ नहीं सकती, चाहे भाषा कोई भी हो। अगर हम खुद को अगर उसके लिए तैयार ना करें और हम ज़माने को दोषी ठहरा दें या हम किसी राजनीतिक पार्टियों को दोषी ठहरा दें, तो मैं समझता हूँ ये भी जायज़ नहीं है। खुद के लिए भी हमें समझना पड़ेगा कि उर्दू को हम ख़त्म करने के लिए क्या हम खुद जिम्मेदार नहीं हैं। क्योंकि सवाल सिर्फ ये नहीं है कि योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया, उस बयान के पीछे की जिम्मेदारी भी हम लोगों की है, उन लोगों की है जो असल में सही मायने में जिम्मेदार हैं, उस समाज के जो कहीं ना कहीं उर्दू को नाम तो लेते हैं सोशल मीडिया पे हो या तमाम ऐसी जगहों पे कि उर्दू बढ़नी चाहिए। उर्दू कह देने से नहीं बढ़ेगी, उर्दू के लिए कुछ काम करना पड़ेगा, चाहे भाषा जो भी हो। आप संस्कृत की अगर बात करें तो संस्कृत का जो लोग बखान करते फिरते हैं, संस्कृत उनके बखान करने से नहीं बढ़ेगी। संस्कृत बढ़ेगी उनको, लोगों को तालीम देने से, लोगों को उस रास्ते पर लाने से। भाषा को तभी बढ़ाया जा सकता है कि उसको वाकई ज़मीनी स्तर पे उस पर काम किया जाए और उससे पढ़ करके जब बच्चा निकले तो वो दर दर भटके ना, उसको उसके ज़रिए से रोज़गार भी मिलना चाहिए। और ज़माना, क्योंकि मैं बहुत मुख्तसर सी बात थी, डॉक्टर अतर इलाही साहब क्योंकि बहुत ज़िम्मेदार शख्सियत हैं, मैं एक आखिरी सवाल आपसे ज़रूर करूंगा और बहुत शॉर्ट में आपसे जवाब मांगूंगा
कि हिंदुस्तान के अंदर इस वक्त जो कल्चर है, जो नफ़रत भरा माहौल है, उस माहौल को ये ज़ुबानें हिंदी और उर्दू ये दोनों मिला करके अगर चली तो ख़त्म हो सकती है नफ़रत। लेकिन अगर इनको बांटने की कोशिश की गई तो नफ़रत और बढ़ेगी। एक संदेश देश के लिए क्या देना चाहिए? बहुत अच्छी बात कही है आपने कमर भाई। मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि हिंदी और उर्दू दो सगी बहनें हैं, दोनों का ख़मीर एक है। और एक बात और मैं दिलचस्पी के लिए आपको बता दूं और नॉलेज के लिए बता दूं, हिंदी को फ़रोग़ देने के लिए, बढ़ावा देने के लिए, प्रमोशन के लिए, या इसके फाउंडर जो हैं वो भी मुसलमान हैं। अमीर खुसरो मैंने कहा, और मलिक मोहम्मद जायसी, रस खान, खान अब्दुल रहीम खाने खाना, ये कौन थे? ये हिंदी के तो लोग हैं। हिंदी साहित्य पढ़िए, उठा के देखिए, वो कहते हैं कि हिंदी को जो प्रमोशन मिला है वो इन लोगों की वजह से है। मलिक मोहम्मद जायसी, अमीर खुसरो, रस खान, ये कौन थे सब? तो भाषाएं नफरत नहीं करती, ये हम लोग करते हैं और सिखाते हैं। भाषाएं प्रेम सिखाती है, मोहब्बत सिखाती है। सारी भाषाओं को की उन्नति होना चाहिए, तरक्की होना चाहिए, और प्यार मोहब्बत से ही दिलों को फतह दिया जा सकता है। नफरतों से कभी मसले हल नहीं हुए हैं, तबाही बर्बादी हुई है। तो मेरी गुजारिश यही है कि सरकारें जिसका जो हक बनता है और जबानों को रोजगार से जोड़ें, प्रमोशन दें, तरक्की दें। इससे ये गुलदस्ते के मानंद है। वो गुलदस्ता सबसे खूबसूरत होता है जिसमें तरह तरह के फूल हों। वो चमन सबसे अच्छा होता है जिसमें तरह तरह के फूल हों, एक ही तरह के नहीं। तो मोहब्बत एक बेहतरीन चीज़ है। नफरत एक बीमारी है जो जिस्म को खा जाती है, दिमाग को खा जाती है। नफरतों से कभी मसले हल नहीं हो सकते। नफरतों से बिल्कुल मसले हल नहीं हो सकते। इसीलिए जितनी मोहब्बत मैं संस्कृत से करता हूँ उतनी उर्दू से भी करता हूँ कि एक ऐसा न विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्मा ते मृतलोके भुवि भारभूता स्वर्ग स्वरूपेण स्वर्ग स्वरूपा। जितनी हमें मोहब्बत संस्कृत से है उतनी ही हमें उर्दू से भी होनी चाहिए, क्योंकि ये ज़ुबानें ये हमारे देश का एक कल्चर है, यही हमारी गंगा जमुनी तहजीब है। इसी को हमें आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। जो पॉलिटिशियन इसको नफ़रत या किसी बांटने के लिए, किसी सत्ता को पाने के लिए अगर वो कर रहे हैं कोशिश, तो हमारी भी जिम्मेदारी है उस नफ़रत को ख़त्म करके हमें उस भाषा को, उस समाज को एकजुट होकर के एकज़हती के साथ आगे बढ़ना है, जिससे कि हिंदुस्तान आगे बढ़े। हिंदुस्तान जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया।